नाले साफ करने वाली को मिला सोने चांदी में तौलने वाला ससुराल। हाय हाय, कितना गंदा कर देते ये लोग नाले को। एक ही दिन में जब भी आती हूँ इसमें से कई कई किलो कूड़ा लेकर आती हूँ। आस्था, अपने सब्जी बचा लेना, ये नाला साफ करने वाली बाकी दिनों की तरह ही नाला साफ कर रही है और पानी ऐसे उड़ा रही है जैसे सुनामी आ रही हो। हाय हाय, मैं तो इसकी साइड से भी ना निकलूं। खुद तो नाले के पानी में नहाई ही रहती है, हमें भी गंदा कर देगी। आप निकल जाइए, मैंने हाथ रोक लिया है। कभी नहीं, तेरी साइड से निकलूंगी अब मैं। तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं तो इंसान तो है, लेकिन जैसा तेरा काम है ना उस हिसाब से तो किसी गंदे नाले के कीड़े से कम नहीं है। देखो, आप मुझसे उम्र में बड़ी है तो मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर नहीं कीजिए। अरे तू क्या बदतमीजी करेगी हम दोनों से? तू तो पहले ही नाले साफ करने वाली एक बेइज्जत लड़की है। वैसे ऐसी भी क्या आफत टूट पड़ी थी कि तू नाले ही साफ करने को निकल गई? जवान लड़की है और शर्म तो बेची खाई है। जरा अपने कपड़े देख, कितनी बांस मार रहे हैं और पूरी नाले के पानी में तर है। अरे चल आस्था, इसके तो मुंह से भी बदबू आ रही है, मैं इससे नहीं लड़ सकती हूँ। आस्था और सुषमा की बातें सुनकर ज्योति बेबस हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बस नाले को चुपचाप साफ किया और फिर खाली जगह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई, जहां वो रो ही रही थी कि तभी। अरे ज्योति, तो पहले ही आ गई आज। अक्सर तो तुझे आने में देरी हो जाती थी। एक मिनट, तो रो रही है, लेकिन क्यों? बताओ हमें कि क्या बात है। कुछ भी बात नहीं है, तुम चिंता नहीं करो। कुछ तो बात है। क्या हुआ, आज फिर से तुझे किसी ने ताना मारा क्या? सभी लोग हमें ऐसे क्यों करते हैं? सभी हमसे घिन करते हैं, जैसे कि हम इंसान नहीं है। अरे बस सफाई ही तो कर रहे हैं हम। लेकिन पुरानी बात तो पर अगर कोई बार बार रोता है ना तो उसको लोग बेवकूफ बुलाते हैं। कितना वक्त और लेगी तू ये समझने में कि इस सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो मेहनत करके कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन लोग ही हमें न जाने क्या समझते हैं। चल अब मुस्कुरा, देख बस तू ही ऐसी नहीं है जो ये सब झेलती है। मैं और सोनिया दोनों कचरा बीनते हैं, हमें भी लोग पत्थर मारते हैं, और ये कोमल और हिमानी ये कबाड़ इकट्ठा करती है। सभी की जिंदगी मुश्किल है। चल अब खाना खा ले और मना नहीं करना। हाँ, तुम मेरी सच में अच्छी सहेलियां हो। सहेलियों ने ज्योति के आंसुओं को साफ किया, जिसके बाद ज्योति ने उनके साथ मिलकर खाना खाया और उसके बाद कुछ और जगह के नाले साफ करके वो अपने घर पहुंची, जहां उसने बाहर लगे हुए नल पर ही अपने हाथ, पांव और मुंह को धो डाला और वो अंदर गई। माँ, मैं आ गई। अरे माँ, ये लोग कौन है? बताती हूँ ना, तू अंदर तो आ। देखिए जी, ये है मेरी बेटी ज्योति। ये अभी की बेटी के आते इतनी गंदी बदबू क्यों आई? वो यही पास में नाला है ना, तो उसमें से दिन के किसी भी पैर बदबू आने लगती है। ज्योति बेटा, इन्हें नमस्ते बोल। नमस्ते, लेकिन ये तो बता दो कि ये है कौन? हम तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं अपने बेटे के लिए। अच्छा, तो कहाँ है आपका बेटा? ये बेटे के पापा है क्या? अरे मैं ही बेटा हूँ। है? आप बेटे हैं? माँ, ये किस टकले को आप मेरे लिए पसंद कर रही है? चुप कर, ये ना बड़े ही अच्छे लोग हैं, कबाड़े का काम है इनका। बस माँ बस, तेरा तो इस कबाड़ा, नाले और कचरे में ही दिल लगता है। मैं किसी टकले से शादी नहीं करूंगी। क्या टकला टकला लगाया हुआ है? मैं भी किसी नाले में डूबी हुई से शादी नहीं करूंगा। चलो माँ। हाँ हाँ, जरा जल्दी जाना, आया बड़ा मेरा रिश्ता मांगने। ज्योति ने उन लोगों को भगा दिया, लेकिन उसकी ये हरकत उसके माँ बाप को जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। मेहमानों के जाने के बाद ज्योति को उसकी माँ ने एक थप्पड़ लगाया। नो समझ लड़की, पागल। क्या है माँ, क्यों मारी है मुझे? क्या जरूरत थी तुझे इस रिश्ते को ठुकराने की? हाँ, तेरे माँ बाप को इस बात की टेंशन कम नहीं रहती कि वो लोग गरीब है, बेटी जवान है और उसके लिए रिश्ता कहाँ से मिलेगा? और कभी कोई रिश्ता आता भी है तो तू उसको मना कर देती है महारानी। माँ जरा देख तो सही कि रिश्ता है कैसे घर का। तू मुझे नाले से निकलवा कर एक कबाड़ी के घर में देना चाहती थी, और वो भी इतनी ज्यादा उम्र का आदमी। उसके सर पर जितने कम बाल थे ना, उससे कम तो उसकी जिंदगी के दिन बचे होंगे। बस ज्योति, अपनी बकवास को यहीं बंद कर ले। तुझे क्या लगता है कि ये बातें करके तू बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? और अगर किसी कबाड़ी ने नहीं, रद्दी वाले ने नहीं, तो तुझे क्या लगता है तेरी शादी कहाँ होगी? कोई महलों का शहजादा लेने आएगा क्या तुझे? आँखें और दिमाग खोल, हटा उन पर्दों को जो तूने गिराए हुए हैं। नाला साफ करने वाली है तू, अपनी हालत देख। बस माँ बस, और क्या हुआ अगर मैं नाला साफ करने वाली हूँ भी तो? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? बोल माँ, क्यों किया था हमारे पुरखों ने यही काम? कुछ और भी तो कर सकते थे। बाबा और तू दोनों ही बीमार रहते हो,
मेरे ऊपर मेरी छोटी बहनों की भी जिम्मेदारी है। हाँ बेटा, तू हमारी बात को समझी नहीं। अरे माँ, ये नाला साफ करने वाले क्या ही समझेगी, इसके तो बस जल्दी से शादी कर दो। वैसे भी ये तो इंसान है ही नहीं, इसको किसी के भी हवाले करके जल्दी से ठंडक पाओ, है ना। ज्योति ऐसे ही बोलते हुए वहां से चली गई और बाहर बैठकर रोने लगी। बाहर उसको ऐसे रोते हुए देखकर उसकी छोटी बहन चिंकी और मिंकू वहां आई। दीदी आप रो नहीं, क्या हुआ अगर आप नाला साफ करती है तो? आप इस दुनिया की बेस्ट दीदी है, सभी से अलग, सभी से अच्छी। यहाँ मैं रो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही आँखों में कुछ चला गया था। दीदी आपकी वजह से हमने खाना भी नहीं खाया है, चलो ना खाते हैं। अरे खाने क्यों नहीं खाया है? चलो खाते हैं, ऐसे खाना खाना नहीं छोड़ते हैं। आओ आओ। ज्योति अपनी बहनों को अपने साथ ही ले गई, जिसके बाद उन्होंने अंदर खाना खाया। माँ बाप जानते थे कि ज्योति उदास है, बस दिखा नहीं रही है, जिससे उनका भी दिल टूट रहा था। ऐसे ही अगली सुबह ज्योति 5 बजे ही उठ गई थी। चलो फिर से सुबह आ गई। चल ज्योति, काम पर लग जा। हर रोज एक जैसा काम कर करके मैं तो थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा सा बदलाव चाहिए। ज्योति ने ऐसे ही खुद से बोलते हुए अपना मुंह वगैरह साफ किया, जिसके बाद वो चूल्हा जलाकर खाना बनाने को लग गई। ये खाना बन जाएगा तो इसको मैं चिंकी और मिंकू के डब्बे में निकाल कर इनको भी तैयार करके स्कूल भेज दूंगी। चिंकी, मिंकू उठो, सुबह के 5:30 बज गए हैं, 6:30 बजे का तुम्हारा स्कूल है, चलो खड़ी हो जाओ। नहीं दीदी, आज नहीं जाना है स्कूल, आज रहने दो ना। नहीं, छुट्टी की गुंजाइश नहीं है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। चलो खड़ी हो जाओ। तुम लोग ने फिर उधम करना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है कि सुबह के काम कुछ आराम आराम से किया करो। माफ कर दे माँ, वो ये दोनों ने ही खून पिया हुआ है। कैसे कैसे तो मैं इन्हें स्कूल भेज रही हूँ, लेकिन इन्हें जाना ही नहीं होता है। चलो रियो, दोनों की दोनों जल्दी से खड़ी हो जाओ, समझ आया? चलो उठो। मिंकू, चिंकी उठो। ज्योति की बहनें काफी कहने के बाद उठी, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और ज्योति ने उन्हें नाश्ता बना कर दिया। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, क्या ये रेंगते हुए काम कर रही हो? बस आधा घंटा है तुम्हारे पास और उसमें से 20 मिनट तो तुम्हें जाने में ही लग जाएंगे। हाँ कर तो रहे हैं ना दीदी, आप तो ऐसे ही गुस्सा ही करती रहती है। अच्छा, अपनी दीदी को अब तुम जवाब भी दोगी? चल जल्दी जल्दी करो। ज्योति ने उन्हें ऐसे ही डांट डांट कर वक्त से स्कूल भेजा और उसके बाद वो अपने माँ बाप के लिए नाश्ता बनाने को लग गई। बाबा, आपको डॉक्टर ने बोला था कि चाय नहीं पीनी है, तो मैं आपको चाय नहीं दूंगी। आप ये दूध के साथ पराठा खाओ, और माँ आप भी। कम से कम एक चाय तो ले ही सकते हैं ना दिन में। अब ऐसी भी कौन सी आफत है कि एक भी नहीं ले सकते? हाँ, यही आफत है कि आप एक भी नहीं पी सकती हैं। अरे दवाई भी तो इतनी सी ही होती है ना, और कितना फायदा करती है। ऐसे ही चाय थोड़ी भी नुकसान ही करेगी, इसीलिए आपको चाय नहीं मिलेगी। अब तो ये हमें चाय के लिए भी तरसवा देगी। चल कोई नहीं, तेरे जाने के बाद हम लोग चाय बनाकर पी लेंगे। सही बोल रहे हैं बाबा। ज्योति ऐसी नहीं है कि वो ऐसे ही कच्चे काम करे। चाय का तो मैं डब्बा भी ना छिपा कर जाऊंगी। आपके साथ मिलकर पूरा मोहल्ला भी ढूंढेगा ना, तब भी पता नहीं मिल पाएगा। ज्योति की बात को सुनकर अमरीश बस हंस दिया और ऐसे ही सुबह के 8 बजे और 8 बजते ही ज्योति अपने नाले साफ करने के काम पर निकल गई। कितनी गंदी बदबू आ रही है इस नाले के अंदर से। अरे देखो, ये नाला साफ करने वाली आ गई यहाँ। ये ले। आह, क्या है? क्यों पत्थर मारे हो? ये ले नाले वाली गंदी। तुम्हारी तो। ओ मैडम, क्या है? बच्चों को डांट क्यों रही हो? ओ भाई साहब, ये आपके बच्चे जो मुझे पत्थर मार रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सुनील, तू नाला साफ करने वाली को मैडम बुला रहा है? हद है यार, तू इसके मुंह क्यों लग रहा है भाई? देख तो सही है कितनी गंदी है। कल तक जो दुनिया कहती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर बाद में वही दुनिया हम जैसे गरीबों को जूते की नोक क्यों दिखाती है? नाला साफ करना भी एक काम है, कम से कम मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ। ज्योति के शब्दों में दम था, लेकिन उसकी बोली में लड़खड़ाहट थी। उसके अंदाज से ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने काम को निडर होकर कर रही है। वो हमेशा अपने काम से परेशान ही रहती थी। उसने दोपहर तक काम किया, जिसके बाद वो हमेशा की तरह उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गई जहां वो अक्सर बैठा करती थी, और अपनी सहेलियों के साथ उसने खाना खाया। जैसे मैं मेहनत करती हूँ, वैसे ही मैं तुम लोगों को भी जब मेहनत करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। पता है, मुझे तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना दिन में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हमें भी। चलो दोस्तों, अब फिर से अपने काम पर जाने का वक्त हो रहा है।
कौन मार रहा है ये पत्थर? 5 गंदी गंदी नाली के कीड़े जैसी लड़कियां बैठी हुई है, चलो इनके पत्थर मारते हैं दोस्तों। शरारती बच्चों, तुम फिर यहाँ आ गए, रुको बताती हूँ। ज्योति ने उन बच्चों का पत्थर उन्हीं को दे मारा, जिसके बाद वो वहां से भाग गए। हम तो अपना काम खुशी से कर ले, लेकिन इन जैसे लोग करने कहाँ देते हैं। माँ बाप ने कुछ इज्जत ही नहीं सिखाई है कि लोगों को परेशान नहीं किया जाता है। छोड़ना, ये तो हमारे लिए रोज का है, अब तो हमें आदत डाल लेनी चाहिए। चलो दोस्तों, देर हो रही है। सारी सहेलियां चंद मिनटों में आराम करके फिर से अपने अपने काम पर निकल गई। उन्होंने अपने अपने कामों को बड़ी ही बखूबी किया। ज्योति ने भी रात तक नाले साफ किए, जिसके बाद वो अपने घर को लौट कर आई और फिर घर आकर उसने खाना भी बनाया। ऐसे उसका वक्त गुजर रहा था और आज के दिन ज्योति खाना खाने को बैठी रही थी कि तभी आज भी वो दिन जब भी मुझे याद आता है ना, बड़ा दुख होता है। कौन सा दिन माँ? वो ही दिन जिस दिन तूने उस रिश्ते को ठुकराया था। वो आदमी भले ही उम्र में जरा बड़ा था, लेकिन बेटा घर बार को देखते हुए रिश्ता बुरा नहीं था। माँ फिर से वही बात, मुझे उस बुढ़े के साथ भेजकर आप करना क्या चाहती थी? चुप कर, अभी दूंगी ना एक कान के नीचे तो अकल आएगी तुझे। बुढ़ा टकला, अरे मैं कहती हूँ कि उसका एक पाँव कब्र के अंदर था, लेकिन था तो अच्छे घर बार का ना। तो आपके हिसाब से उम्र कोई मायने नहीं रखती है? बस कैसा भी कोई हो, अगर उसका काम अच्छा है तो उससे अपनी बेटी की शादी करवा दो, क्यों है ना? ये क्या तरीका अपनी बात से बात करने का ज्योति? बस औलाद ही देखे कि वो किस तरह से बोल रही है। माँ बाप का कोई फर्ज नहीं होता कि वो औलाद से कैसे बात करे। वाह माँ, दीदी कहाँ जा रही है? डरो नहीं, बाहर से 4 समोसे खाने को जा रही हूँ, 20 रुपए है मेरे पास। ज्योति ऐसे बोलकर चाय और समोसे खाने को निकल गई। वो थोड़ी दूर ही चलकर खोखे पर पहुंची, जहां से उसने एक चाय और एक समोसा ले लिया। जब देखो बस मुझे ही बोलते रहते हैं, नहीं करनी है मुझे उस टकले से शादी। सुनिए। हाँ जी बोलिए। जी, यहाँ से पंसारी रोड जाने का रास्ता किधर है? जी वो पंसारी रोड, आप यहाँ से ना सीधे निकल जाइए, उसके बाद बाएं ले लेंगे तो पंसारी रोड आ जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। जी शुक्रिया। हाय क्या अंदाज और क्या चाल, ऐसा ही तो पति चाहिए मुझे भी, जो मेरा इतना ख्याल रखे। काश कि कोई ऐसा ही लड़का मुझे भी मिल जाए। ज्योति रितेश के चाल ढाल और अंदाज पर फिदा हो गई थी। वो उसके ही बारे में सोचते हुए घर आ गई, जिस बीच वो ये भी भूल गई थी कि वो अपने घर वालों से नाराज होकर घर से गई थी। आप लोगों ने खाना खा लिया? चलो मैं ना बर्तन साफ कर देती हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ। आपकी ये हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चल खाना खा ले। खाना मैंने तो चाय के साथ मस्त समोसा खा लिया। चलो अब मैं कपड़े धोने को चली जाती हूँ। दीदी को तो मैंने पहले कभी भी इतना खुश नहीं देखा है। माँ, सब ठीक तो है? भगवान जाने, वैसे अगर वो खुश है तो अच्छा ही है। पूरे परिवार का उदास मन ज्योति को खुश देखकर खुश हो गया। ऐसे ही अगली सुबह ज्योति बस अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां पर उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। वाह, क्या बड़ी और चमचमाती हुई गाड़ी है। अरे ये लोग तो हमारे ही घर की तरफ आ रहे हैं। क्या ये ज्योति का घर है? जी हाँ, मैं ही हूँ ज्योति। आप कौन? तुम ही ज्योति हो? आखिर हम यहाँ पहुँच ही गए। हाय कितनी प्यारी है। हमारे रितेश की पसंद बुरी नहीं है वैसे। आइए अंदर। हेलो। ये तो वही है जिससे मैं कल मिली थी। आइए आइए। ज्योति के परिवार वालों ने रितेश के परिवार वालों का स्वागत किया, जिसके बाद वो लोग घर के अंदर जाकर बैठे और उनके बीच बात हुई। रितेश ज्योति का रिश्ता लेकर आया था। आंटी, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, साथ ही मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और घर है, गाड़ी है, सब अपना ही है। बस आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने बड़े घर का लड़का हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आया है। ऐसा क्यों, आप बताइए। जी वो मैं ज्योति से कल मिला था और बस एक ही नजर में वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने घर वालों को बोला और आज ये सब। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने भी इनकार नहीं किया? नहीं, मेरे घर वाले की खुशी मेरी ही खुशी में है। रितेश की आंखों में एक अलग सी उलझन सी थी, जैसे कि वो झूठ बोल रहा है। ओह, तो ये सुंदर लड़की मेरे प्यार में पागल हो गई। ठीक है, मुझे भी अच्छी लग रही है, घर जाकर बात करता हूँ। माँ, बाबा, पूजा कहाँ है? सभी यहाँ आओ। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? आपके बेटे को एक लड़की पसंद आ गई है और मुझे उससे शादी करनी है। पेशे से वो कोई नाला साफ करने वाली लग रही थी क्या है ही? तो पागल तो नहीं हो गया? अब हम पढ़े लिखे, हर लिहाज से अच्छे बेटे को एक नाले साफ करने वाली के साथ शादी करवा देंगे? तो क्या हुआ बाबा,
अगर वो नाला भी साफ करती है तो ऐसे लोग क्या इंसान नहीं होते? क्या उन्हें हक नहीं है अच्छी जिंदगी जीने का? वाह वाह, क्या सोच है आपकी। मैं बता चुका हूँ, मैंने ज्योति को पसंद कर लिया है और मैं उसी से शादी करूंगा। रहने दो माँ बाबा, अब जब भाई ने सोच ही लिया है तो अब ये किसी के रुकाए नहीं रुकेंगे। आपको बात तो मान लेना चाहिए। हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए हम लोगों को आपकी बेटी से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आप बताइए। जी, मैंने आपकी बात तो सुन लिया और मैं अपनी बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं एकदम से तो हाँ। बाबा, आप कैसा सोचना, मेरा मतलब परिवार अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं, तो अब क्या सोचना, हाँ कर दीजिए। मेरी तरफ से तो बड़ी वाली हाँ है। चलिए, जब लड़का लड़की राजी तो इसमें हमारा क्या काम। ठीक है, तो अब 1 हफ्ते के बाद मैं यहाँ बारात लेकर आऊंगी और अपनी बहू को सोने चांदी में तौल कर लेकर जाऊंगी, मेरा वादा है। चलो अब। शालिनी का परिवार शादी पक्की करके चला गया। ज्योति भी खुश हो गई। उसके जाते ही गीता ने ज्योति को खूब डांटा। ऐसे कौन हाँ करता है? बस पैसे के लालच में आ जाओ और बिना किसी के परिवार का पता निकाले बस शादी को हाँ कर दो। उस लड़की की उम्र देखी थी तूने? माँ, रितेश अच्छे हैं और कम से कम वो उससे तो ज्यादा ही अमीर और अच्छे हैं, जो आपने पहले मेरे लिए टकला पसंद किया था। चलो अब ज्यादा नहीं सोचो। आपकी बेटी को, सॉरी, नाले साफ करने वाली को उसका राजकुमार मिल ही गया, जो उसको सोने चांदी में तौल कर लेकर जाएगा। ज्योति ये बोलकर बहुत खुश हुई। अब बस वो एक एक दिन गिन रही थी अपनी शादी के लिए। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया। आज के दिन ज्योति की शादी थी। उसने आज अपने परिवार से विदा ली, जिसके बाद वो अपने ससुराल आई। बाप रे, ये महल जैसा घर मेरा है। जी मेरी राजकुमारी। बहू, मेरी प्यारी बहू, आजा, अब तेरा गृह प्रवेश का वक्त है। अंदर मैंने सारे इंतजाम किए हुए हैं, तू आ, उसके बाद मैंने तुझे तराजू में भी तौलना है। क्या सच? माफ कीजिएगा, वो मैं बस ऐसे ही भावुक हो गई थी। अरे भाभी, भावुक होना तो बनता है ना, अब जब सोने चांदी में तौलने वाला ससुराल मिला है तो। अपनी ननद की बात को सुनकर ज्योति कुछ मुस्कुराई, जिसके बाद उसने अपना गृह प्रवेश किया। घर के अंदर आते ही ज्योति ने देखा कि वहां एक बड़ा सा तराजू रखा है। माँ, तोल दो अब अपनी बहू को सोने चांदी के साथ। चलो ज्योति, तुम इस तराजू में बैठ जाओ। जी जरूर। ज्योति खुशी खुशी तराजू में बैठ गई, जिसके बाद उसकी सास ने उसको सोने चांदी से तोलना शुरू किया। वाह, कितना सोना है। पूजा, ये तो बहुत कम है, और सोना लेकर आ। ये लो माँ। ये गया। और बहू थोड़ा उठ रही है क्या तू? जी माँ जी, थोड़ा उठी। ये बता, अब और उठेगी? ये ले बहू। शालिनी ने ऐसे ही अपनी बहू के दूसरे पड़ले में चांदी सोने की तार की कढ़ाई के सूट, गहने, चप्पल सब कुछ रख दिए और ज्योति के वजन के बराबर उसने आभूषण चढ़ा दिए। हाँ, अब सही है। अरे जाओ ज्योति, तुम्हारा वजन भी ना बड़ा कम है, वरना अभी तो और सोना चांदी मिल जाता। सही कहा। रितेश, शालिनी सभी मुस्कुराने लगे, जिसके बाद शालिनी ने वो सारा सोना चांदी अपनी बहू को दे दिया। अब इस सब की मालकिन तू है बहू, इस घर की मालकिन भी तू ही है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना, सोने चांदी का नहीं, अपने पति का। रितेश अपनी माँ की बात को सुनकर मुस्कुराया, जिसके बाद हाँ हाँ माँ, अब अपनी बहू को जाने भी दो। ठीक है, जाओ जाओ। रितेश ज्योति को लेकर अपने कमरे में आ गया। कमरा काफी सुंदर था, जिसमें ज्योति को आते ही बड़ा सुकून मिला। ये मेरा कमरा है, इतना बड़ा। वाह, कितना अच्छा है, कितना नरम बिस्तर है, ये तो मेरे सपनों जैसा है। बचाओ, कोई है? बाहर से ये किस तरह की आवाज आई रितेश जी? किस तरह की? मुझे तो नहीं आया। आई कुछ भी? तुम शायद थकी हुई हो, चलो चलो सोते हैं। रितेश की बात को सुनकर ज्योति लेट गई। रितेश और ज्योति दोनों ही सो गए और अगली सुबह। वाह भाभी, बड़ी प्यारी लग रही है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बस अच्छी नहीं बहू, बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बेटी जैसी बहू। चल बहू, आजा, तू अपनी पहली रसोई बना ले। ज्योति शालिनी के साथ गई, जहाँ उसने आरामदायक रसोई में अपनी पहली रसोई बनाई। वाह, कितनी अच्छी रसोई है, न काला धुआं, ना ही चूल्हा फूकना, सब कुछ अच्छा है। बस मेरा खाना बनने ही वाला है। बाहर से आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये तो वही आवाज है जो मुझे कल भी आ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा वहम ही होगा। ज्योति को फिर से वही आवाज आई, लेकिन उसने आज भी उस पर ध्यान नहीं दिया और सभी को खाना बनाकर खिलाया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और अब धीरे धीरे ज्योति को अपने ससुराल में कुछ कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। आज के दिन
अरे पूजा, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो और हाथ में ये चावल का प्लेट? भाभी वो मैं यहाँ आई थी, ये हमारा स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम में तो यहाँ से कुछ लेने आई थी। लेकिन कुछ है तो नहीं तुम्हारे हाथ में, बस ये चावल लगे हुए एक प्लेट है। क्या है भाभी, आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है? मैं खाना खाते खाते आ गई, अब बस भी करो ना। और आप यहाँ घर के पिछले हिस्से क्यों आई हो? ऐसे ही, चलो मैं चलती हूँ। ज्योति के जाने के बाद पूजा ने चैन की सांस ली। घर वालों की हरकतों से यह साफ साफ जाहिर था कि वो कुछ छिपा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन ज्योति के पास उसकी सास आई। बहू, वो जो गहने सोना चांदी मैंने तुझे तेरे प्रवेश पर दिया था ना, वो मुझे वापस दे दे। जी माँ जी, आप ले लीजिए, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि क्यों? हाँ हाँ, बताती हूँ ना क्यों। वो इसलिए बहू, क्योंकि मैं ना तुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। तेरी सास हूँ, लेकिन माँ की तरह प्यार करती हूँ तुझे। वो मुझे पता चला है कि बड़े खतरनाक ना चोर घूम रहे हैं, तो मुझे तो ना माँ जी चोर लुटेरों से बड़ा डर लगता है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो ले लो। ज्योति ने घबराकर अपनी सास को अपने सारे गहने दे दिए। तू इन गहनों के लायक ही नहीं थी। तुझे क्या लगा कि मैं ये सब तुझे दे दूंगी? आई पड़ी। शालिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ऐसे ही बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही अब धीरे धीरे सभी की ज्योति से अपनीयत कम होती जा रही थी। आज की शाम ज्योति घर के हॉल में बैठी थी, तभी उसका पति अपने कुछ दोस्तों के साथ आया। ओए ओए, आजा जाने मन, आज तो तुझे हार कर तुझसे सारे पैसे जीत लूंगा। रितेश जी, आप किसको घर लेकर आए हैं? ये लुगाई कौन है बे? रितेश जी, देखिए ये किस तरह से मुझसे बात कर रहा है, आप कुछ कीजिए। अरे निकल यहाँ से, हम लोग खेलने आए हैं। चलो बे, और चलो पत्ते निकालो। यहाँ आप ताश खेलना चाहते हैं? बोलिए। अरे तू क्यों पीछे से दिमाग खराब कर रही है? निकल यहाँ से। रितेश ने ज्योति को जोरों से धक्का मारा। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसका पति ताश खेलने लगा। ये ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही रितेश जी है जिनसे मैं मिली थी। ज्योति रितेश को जुए में एक एक करके काफी कुछ हारते हुए देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही अब ज्योति के सामने अपने पति के गंदे शौक सामने आ रहे थे और आज के दिन तो हद ही हो गई। रितेश नशा करके घर आया। कहाँ है वो साली संगीता जिसने मेरी जिंदगी खराब की है? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रितेश जी, आपने पी हुई है? माँ जी देख रही है, ये नशा करते हैं, नशा करके घर आए हैं। हाँ करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नशा करता ही है। आपको पता था कि ये नशा करते हैं, तब भी आप लोगों ने मुझसे इस बात को छुपाया क्यों? तू क्या कही कि महारानी है? नाले साफ करने वाली? तुझे इस घर की बहू बनाया है, ये एहसान है हमारा। आई बड़ी कि मुझे बताया नहीं। तू है कौन जो हम तुझे बताए? बोल। आप सभी लोग तो बहुत बुरे हैं, सभी बदल गए हैं, आप लोग ऐसे नहीं थे। हाँ बदल गए। आई बड़ी, चल निकल यहाँ से। अजय सुनते हैं, इस मजनू आशिक को लेकर जाइए। आज फिर पीकर आया, बेकार की बातें कर रहा है। चल घर के अंदर चल। आनंद रितेश को ले गया, जिसके बाद रितेश गहरी नींद में सो गया, लेकिन ज्योति रोती रही। ये लोग अच्छे नहीं है, मुझे नाले का ताना दिया है इन्होंने। इसका मतलब कि इन्होंने जो कुछ किया वो बस एक दिखावा था। और ये संगीता कौन है? मुझे रोजाना आवाजें आना, घर वालों का स्टोर रूम के पास रोज रोज जाना, जरूर कुछ तो राज छिपा है वहाँ, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ज्योति उदासी के साथ साथ समझदारी से भी काम लेना जानती थी। उसने अपने घर वालों के राज की जड़ तक जाने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन घर में कोई नहीं था, सभी काम से बाहर गए हुए थे। ज्योति को आज फिर से आवाजें आईं। फिर वही आवाज? नहीं, अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। कोई तो है जिसको मदद की जरूरत है और वो मुझे पुकार रहा है। बचाओ। मैं आ रही हूँ। आज तो मैं इन लोगों का सच जानकर ही रहूंगी। ज्योति आवाज का पीछा करते हुए चलती गई और वो स्टोर रूम में पहुंच गई। ये आवाज तो इसी के अंदर से आ रही है, अब मैं क्या करूं? ज्योति ने घबराते घबराते दरवाजा खोला। जहां वो अंदर का नजारा देखते ही हैरान हो गई। एक गंदे बदबूदार से कमरे में वहां एक औरत बंद थी। बचाओ, मुझे बचा लो। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? तुम कौन हो बोलो? मैं इस घर की बहू हूँ, रितेश जी की पत्नी। नहीं, मत रहो यहाँ पर, नहीं तो मेरी तरह स्टोर रूम में कैद कर दी जाओगी। रितेश कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो अपनी मीठी बातों से लड़कियों को फंसाता है। मैं हूँ उसकी पहली पत्नी। क्या आप है?
चली जाओ यहाँ से, और हो सके तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। नहीं नहीं, आप डरिए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी, बस कुछ इंतजार कीजिए। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं जाती हूँ। ज्योति की बात को सुनकर संगीता चुप हो गई, जिसके बाद ज्योति कमरे से निकल आई और रसोई में जाकर ऐसा करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद घर वाले आ गए, जिसके बाद ये लो माँ बाबा, पानी पियो। क्या हुआ, रितेश जी नहीं आए हैं साथ में? अरे कमबख्त, बाहर पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गई है और घर के पिछले हिस्से की तलाशी लेने को बोल रही है। बस रितेश नहीं संभाल रहा है। अच्छा, हाय राम, पुलिस? वैसे माँ जी लेने दो ना तलाशी, वैसे भी हमारे घर में उन्हें क्या ही मिल जाएगा। ज्योति की बात सुनकर शालिनी उसका मुंह देखने लगी। तभी अरे अरे, माना कि आप पुलिस हैं, लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे घर में कुछ नहीं है तो तलाशी आप नहीं ले सकते। भैया, हमें आपके घर में कुछ आवाजें आई। हमारा काम है अपराध को खत्म करना और लोगों की रक्षा करना। हाँ, अब हम अंदर आ गए हैं तो अब तलाशी लेकर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अभिषेक ने किसी की नहीं सुनी। वो घर के पिछले हिस्से में चला गया, जिसके बाद उसने वहां तलाशी ली तो पुलिस वाले को संगीता मिल गई। क्यों भाई, तुमने कहा था कि कुछ नहीं है, फिर ये सब क्या है? कौन? मैं इसको? ये मेरा पति है इंस्पेक्टर, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया। कानून से झूठ बोलता है, गिरफ्तार कर लो पूरे परिवार को। अभिषेक रितेश के परिवार को पकड़ कर ले गया, जिसके बाद शालिनी, आनंद और पूजा ने पुलिस से माफी मांग ली। क्योंकि आपकी बहू ने बस आपकी बेटी को गलत बोला है, इसलिए आपके बेटे को 12 साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है। और आप लोग जाइए, घर को जाइए। इंस्पेक्टर, ये तो बता दीजिए कि आपको बुलाया किसने था? मैंने बुलाया था। देखो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। अब बस तुम्हें कुछ देर शांत रहना है। मैं जाकर पुलिस को फोन कर रही हूँ। हेलो पुलिस, यहाँ आ जाइए, पीली टंकी के पास जो हवेली है। और हाँ, किसी को बताना नहीं कि आपको मैंने बुलाया है। मैं अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन कमजोर कभी नहीं थी। आज समझ आ गया कि मेहनत से कमाई हुई 2 वक्त की रोटी झूठी शान से लाख गुना बेहतर होती है। चाहे कमाई नाला साफ करके ही क्यों ना हो, मेहनत की कमाई से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। इतना कहकर ज्योति ने संगीता को गले लगा लिया। संगीता अपने परिवार के साथ चली गई। वहीं ज्योति अपने घर पहुंची और माँ बाप के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सहेलियां भी उसके साथ खड़ी थीं। आज से किसी की बातों से मत टूटना, तू अपने माँ बाप का सहारा है। अगर कोई तेरे काम का मजाक उड़ाए तो सीना तान कर कहना, हाँ मैं नाला साफ करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रोटी ईमानदारी से कमाती हूँ। कोमल की बात सुनकर ज्योति मुस्कुरा दी। अगले ही दिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से काम शुरू किया। ये लो ज्योति, तुम्हारी मेहनत की कमाई, और ये लो कोमल, तुम्हारी भी। तुम दोनों जैसी ईमानदार और मेहनती लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। ज्योति ने गर्व से अपनी मेहनत की कमाई संभाली। अब उसे अपने काम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर गर्व था। दोस्तों, आपको कैसा ससुराल चाहिए? जो सोने चांदी से तौलकर भी इज्जत ना दे पाए, या ऐसा जो आपकी मेहनत की कद्र करे? क्योंकि मेहनत की कमाई इंसान को एक दिन खुद ही सोने से ज्यादा कीमती बना देती है। कमेंट्स में जरूर बताएं।